एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के वीडियो में 4 जनवरी 2025 के करंट अफेयर कवर करेंगे। करंट अफेयर की पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आज की जो सबसे बड़ी न्यूज़ है वो ये है कि हमारे देश में खेल का सर्वोच्च सम्मान जिसको बोलते हैं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, इससे किसको सम्मानित किया गया है। वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। और 2025 के शुरुआत में ऐसा कौन सा देश है जिसने टूरिज्म पर एक टैक्स और अप्लाई कर दिया है। तो इन दोनों के बारे में बात करेंगे। दोनों आज की सबसे बड़ी न्यूज़ है। वीडियो में पहले कल के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कल मैंने आपसे पूछा था नौजवान सभा की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी। तो वो सभी स्टूडेंट जिन्होंने भगत सिंह आंसर दिया है, आप सभी के आंसर सही है। जो नौजवान सभा है इसकी स्थापना भगत सिंह के द्वारा इनके कॉलेज डेज में करी गई थी। और इसकी स्थापना भगत सिंह ने सन 1926 में करी थी, लाहौर के अंदर। ठीक है। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात यह कि ब्रिटिशर्स के द्वारा सन 1908 में एक कानून बनाया गया था, या आप बोल सकते हो जिसको क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट के नाम से जाना जाता है। तो उसके अंतर्गत ये जो नौजवान सभा पार्टी थी इसको इलीगल करार दे दिया गया था। और ब्रिटिशर्स का ये कहना था कि ये जो नौजवान सभा है ये यूथ को भड़का रही है ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ। और ऑब्वियस सी बात है, इसकी स्थापना ही इस पर्पज से करी गई थी कि जो यूथ है भारत का उसको ब्रिटिश हुकूमत की मंशा को समझाना कि ब्रिटिश हुकूमत किस तरीके से बिल तो बहुत ही वाइट फेवर में लेकर आती है, लेकिन उसके पीछे अपने मन के जितने भी सूबे होती हैं वो सब पूरे करने का काम करती है। तो एक तरीके से हाथी के दिखाने और खाने के दांत अलग अलग होते हैं। इसी तरीके से ब्रिटिश हुकूमत भी अपने सारे काम यहाँ पर किया करती थी। खैर, तो आप इसके आंसर ध्यान रखिए। पहली चीज तो भगत सिंह ने स्थापना करी, कहां पर करी? लाहौर में। और कब करी? 1926 में। एसएससी का आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो, प्रीवियस 10 ईयर्स के जीएस के क्वेश्चन एक ही किताब में आपको मिल जाते हैं, इसमें कंपाइलेशन के साथ और सॉल्यूशन के साथ। साथ में इस किताब की खास बात यह है कि एग्जाम वाइज भी हमने यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं कि किस ईयर में कौन से एसएससी एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए हमने लिया वैदिक पीरियड, तो वैदिक पीरियड से कितने क्वेश्चन कौन से साल में पूछे गए हैं, उनके सॉल्यूशन। सीपीओ में कितने पूछे गए, सीजीएल में कितने पूछे गए, सीएचएसएल में क्या क्या पूछा गया, एमटीएस में कितने पूछे गए, इस तरीके से भी यहाँ पर दिए हुए हैं क्वेश्चन। तो ये किताब आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है। पूरे मार्केट में आप कहीं पर भी जाएंगे, मैं आपको गारंटी देता हूँ इस तरीके की किताब ही नहीं आपको मिलेगी, क्योंकि इससे पहले ऐसा कंपाइलेशन होता तो मैं इसे लॉन्च ही ना करता। इस किताब का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। हाल ही में एसोचैम के नए सेक्रेटरी जनरल का पदभार किसने संभाला है? एसोचैम जिसको बोलते हैं एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, ये एक ऐसा संस्थान है जो कि पूरे भारत भर में व्यापार करने के लिए मानक बनाने का काम करता है। तो इसके नए सेक्रेटरी जनरल अपॉइंट किए गए हैं मनीष सिंघल। क्या नाम है इनका? मनीष सिंघल। और इन्होंने जिनकी जगह ली है ये हैं दीपक सूद। दीपक सूद पिछले 5 सालों से इस पोस्ट पर थे और अब ये रिटायर हो गए हैं। मनीष सिंघल जो हैं इन्हें इस इंडस्ट्री में 35 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है। इससे पहले ये फिकी के डेप्यूटी सेक्रेटरी जनरल भी रह चुके हैं। फिकी जिसे बोलते हैं फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। खैर, एसोचैम की स्थापना सन 1920 में करी गई थी जब भारत आजाद नहीं हुआ था, और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं इनका नाम है के एस मनीलाल। हाल ही में 86 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। ये कौन से क्षेत्र से जुड़े हुए थे? तो बेसिकली के एस मनीलाल जो थे ये एक बॉटनिस्ट थे। ठीक है, तो वनस्पति विज्ञान से जुड़े हुए थे और इन्होंने एक बहुत बड़ा कार्य किया हुआ है। लैटिन भाषा में एंशियंट लैटिन में लिखा हुआ एक किताब है जिसका नाम है हॉर्टस मेलाबेरिकस। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हॉर्टस मेलाबेरिकस। ठीक है, ये किताब बॉटनी के ऊपर है। इस किताब का इन्होंने अंग्रेजी में और मलयालम में ट्रांसलेशन किया हुआ है। इतना ही नहीं, यूनिवर्सिटी ऑफ कालीकट में ये हेड ऑफ बॉटनी डिपार्टमेंट भी रह चुके हैं। और इनका जो पूरा नाम है वो है कट्टुंगल सुब्रमण्यम मनीलाल, और इन शॉर्ट के एस मनीलाल इनको बोलते हैं। पद्मश्री से भारत सरकार के द्वारा सम्मानित किए जा चुके थे। हाल ही में इनका निधन हो गया। ये कौन है जिनको पद्मपनी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रही हैं इनका नाम है साई परंजपे। और साई परंजपे जो हैं ये एक डायरेक्टर और राइटर हैं। तो इस बार 15 जनवरी से लेकर 19 जनवरी तक
अजंता एलोरा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है और इसका आयोजन महाराष्ट्र के संभाजी नगर में किया जा रहा है। तो वहीं पर इनको सम्मानित किया जाएगा पद्मपनी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से। साई परांजपे को फिल्म सेक्टर में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए भारत सरकार की तरफ से पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है साल 2006 में। अब ये जो अवार्ड इनको दिया जाएगा पद्मपनी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, इसके साथ 2 लाख रुपए की धनराशि भी दी जाती है। ये कौन है जिनको गंगाधर नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं, इनका नाम है प्रतिभा सतपथी। क्या नाम है? प्रतिभा सतपथी। और ये कौन है? ये उड़िया पोएट है, मतलब उड़िया भाषा में पोएट्री करती हैं और इनके द्वारा बहुत सारी ऐसी पोएट्रीज भी लिखी गई हैं। तो है क्या, ये जो गंगाधर नेशनल अवार्ड है, ये हर साल उड़ीसा की संबलपुर यूनिवर्सिटी के द्वारा दिया जाता है 5 जनवरी को। तो कल के दिन ये पुरस्कार इनको दिया जाएगा। 5 जनवरी को इस बार संबलपुर यूनिवर्सिटी का 58वां स्थापना दिवस मनाया जाएगा। अब एक और सवाल ये उठता है कि गंगाधर नेशनल अवार्ड जो है ये किसके नाम पर दिया जाता है? तो ये उड़ीसा के एक पोएट हुआ करते थे, इनका नाम था गंगाधर मेहर। तो इनके नाम पर यह पुरस्कार दिया जाता है। इस पुरस्कार के साथ 1 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। पीछे आपने देखा पद्मपनी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, इसके साथ 2 लाख की धनराशि दी जाती है। और अब गंगाधर नेशनल अवार्ड की बात हो रही है, जिसके साथ 1 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। इस अवार्ड की शुरुआत जो है ये पहली बार 1989 में करी गई थी। उसके बाद से हर वर्ष ये पुरस्कार दिया जाता है। और आपको पता है गुलजार का तो नाम आप जानते ही हैं, इनको कौन नहीं जानता। गुलजार को भी उनकी पोइट्रीज के लिए गंगाधर नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है पहले ही। इनके अलावा दिलीप चित्रे हो गए और जयंत मोहपात्रा हो गए, ये बड़े बड़े नाम हैं जो भी इससे सम्मानित किए जा चुके हैं। साल 2024 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? तो एक नहीं, 4 ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको इस साल खेल का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। ये कौन कौन है? एक तो हो गई मनु भाकर, जो कि शूटिंग चैंपियन है। और दूसरे जो है ये है गुकेश डी, अभी वर्ल्ड चैंपियन ये हाल ही में बने हैं चेस में। और तीसरे हैं हरमनप्रीत सिंह, जो कि हॉकी के खिलाड़ी हैं। और चौथे जो है उसमें ये है प्रवीण कुमार, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ प्रवीण कुमार, ये पैरा एथलीट है। ठीक है, तो टोटल ये 4 खिलाड़ी हैं जिनको सम्मानित किया गया है इस बार। तो यहाँ पर अगर बात करी जाए तो इसके हिसाब से हरमनप्रीत सिंह, बाकी मैंने आपको चारों नाम बता दिए हैं। इसके अलावा इस साल के जो अर्जुन पुरस्कार भी दिए गए हैं वो एक लंबी लिस्ट है। टोटल 32 लोगों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। द्रोणाचार्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है राष्ट्रपति के द्वारा। पूरी ये जो लिस्ट है वो मैंने आपको पीडीएफ में दे दी है। पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप मेरे टेलीग्राम से ही उसे डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां पर पूरी लिस्ट है। क्या आप जानते हैं खेल का सर्वोच्च सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, इसके साथ कितने रुपए की धनराशि दी जाती है? तो इसके साथ 25 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। अर्जुन अवार्ड के साथ 15 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। ठीक है, पहले इसका नाम राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था, अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के नाम से इसको जाना जाता है। ये कौन से 2 खिलाड़ी हैं जिन्होंने इस बार 2024 का वर्ल्ड ब्लिट्ज चेस चैंपियनशिप टाइटल एक साथ जीता है? मतलब कहने का हुआ क्या कि फाइनल में मैच टाई हो गया। इस वजह से ये 2 खिलाड़ी हैं, एक तो हैं नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन और दूसरे हैं रशिया के खिलाड़ी है जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं। इनका नाम है इयान नेपोमनियाची। क्या नाम है? इयान नेपोमनियाची। तो फाइनल जो रहा ये 2-2 से बराबरी पर रहा और उसके बाद पहला प्रस्ताव मैग्नस कार्लसन की तरफ से दिया गया कि हम टाइटल को आपस में साझा कर सकते हैं। तो इयान की तरफ से इसको एक्सेप्ट कर लिया गया और फाइनली मैच वहां पे जाके ड्रॉ हुआ। इस बार का जो ये वर्ल्ड ब्लिट्स का चैंपियनशिप टाइटल है, इसका फाइनल न्यूयॉर्क में खेला गया, अमेरिका में। भारत का पहला ऐसा राज्य कौन सा बन गया है जिसने फॉरेस्ट इकोसिस्टम को ग्रीन जीडीपी के साथ जोड़ दिया है? तो पहले तो आप समझ लीजिए ग्रीन जीडीपी होता क्या है। पहले तो आप जीडीपी को ही समझ लें होता क्या है। जीडीपी का मतलब है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। ये तो बात हो गई फुल फॉर्म की। अब होता क्या है समझिए। जैसे कि बात हो रही है भारत के जीडीपी की, तो यह हमारा देश है। हमारे देश के अंदर जितनी भी वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है और उससे होने वाली कमाई, और जितनी ही वस्तुओं की सर्विस दी जाती है उससे भी होने वाली कमाई,
और इसके अलावा हमारे देश में जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी पूरी वैल्यू जोड़ दी जाए तो दैट इज कॉल्ड जीडीपी। मतलब एक आम भाषा में अगर मैं आपको बोलूं तो आप ऐसा समझ लीजिए, हमारे देश की बाउंड्री लाइन के अंदर जितनी भी हमारी धरोहर है उस सब की आप अगर वैल्यू निकाल लें तो वो है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसी से फिर आगे चल के नेशनल इनकम भी निकलती है। ठीक है, तो है क्या कि ये राज्य सरकार है छत्तीसगढ़ सरकार। अब छत्तीसगढ़ सरकार का यहाँ पर जो इनिशिएटिव ये लिया गया है कि फॉरेस्ट इकोसिस्टम को ग्रीन जीडीपी से जोड़ दिया जाएगा। इसका मतलब यह है कि जो राज्य की अब जीडीपी होगी छत्तीसगढ़ के अंदर, उसके अंतर्गत वनों या जंगलों से होने वाले जो फायदे हैं उनकी भी वैल्यू जोड़ी जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पर छत्तीसगढ़ के अंदर जो भी वन और जंगल है उनसे कितनी ऑक्सीजन पैदा हो रही है लगातार, कितना वो पॉल्यूशन कम कर रहे हैं, इन वनों की वजह से कितना जो वाटर है वो प्यूरिफाई हो रहा है। तो इन सारी चीजों की वैल्यू जोड़ी जाएगी। आज की डेट में आपको पता है वाटर प्यूरिफाइंग की अपनी एक कॉस्ट निकल कर आती है। आज की डेट में खुली हवा के लिए भी आपको पे करना पड़ता है। ऑक्सीजन अगर आपको चाहिए तो उसके लिए भी आपको पे करना होता है। राइट, तो ये सारी चीजें आज की डेट में मूल्यवान है। कल हो सकता है ये ना रही हो ऐसी, लेकिन आज तो इनकी वैल्यू बहुत ज्यादा है और आने वाले समय में कितनी होगी कि आप सोच भी नहीं सकते। तो अल्टीमेटली भारत का पहला राज्य छत्तीसगढ़ बन गया है जो कि जीडीपी में इन सारी चीजों की भी वैल्यू जोड़ेगा। इस टाइम पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साई। कौन है? विष्णुदेव साई। और यहाँ के गवर्नर हैं रामेन डेका। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रामेन डेका। क्या आप जानते हैं छत्तीसगढ़ के कई सारे फोक डांस हैं जो कि आपसे लगातार पूछे जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक डांस है जिसको बोलते हैं पंडवानी। पंडवानी फोक डांस यहाँ पर चलता है। एक यहाँ पर राउत नाच चलता है और एक कपालिक नाच यहाँ का फेमस है, ये भी पूछा जा चुका है। एक पंथी नाच है यहाँ का, कर्मा नाच भी है यहाँ का। ठीक है, तो ये सब आप ध्यान रखें। जो मैं आपको पीडीएफ देता हूँ उसमें टेबल के फॉर्मेट में किसी भी स्टेट की बात होती है तो उससे जुड़ा हुआ जितना भी स्टैटिक जीके का डेटा है वो सब भी रहता है। तभी मैं आपको बार बार बोलता रहता हूँ कि डेली टेलीग्राम से पीडीएफ आप जरूर डाउनलोड करें। यह कौन सी राज्य सरकार है जिसने हाल ही में फैसला लिया है कि राज्य के अंदर जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है उनको एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाए? तो ये है महाराष्ट्र सरकार। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के द्वारा हाल ही में कैबिनेट की एक मीटिंग में यह फैसला लिया गया है। देखिए, यह फैसला इसलिए लिया गया है कि महाराष्ट्र के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्पेशली मुंबई जैसे अगर शहरों की बात कर लें या औरंगाबाद की बात कर लें, तो ये ऐसे शहर हैं जहां पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उनकी डुप्लीकेसी भी है और आज की डेट में नई जमीनें नहीं मिल रही हैं। तो ऐसे में क्या है, जैसे मान लीजिए कोई विभाग है, मान लीजिए एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है। ठीक है, अब इसका एक ऑफिस एक ही शहर में, मान लीजिए मुंबई के अंदर एक ऑफिस इस जगह पर है, एक ऑफिस दूसरी लोकेशन पे है, एक ऑफिस तीसरी जगह पर है। मान लीजिए एक है वर्ली में, एक है बैंड्रा में, एक है चर्च गेट में। अब हो सकता है इनमें से एक बिल्डिंग बिल्कुल खराब पड़ी हो, ठीक है, लाइक खंडर, जिसमें ऑफिस नहीं चल रहा हो। तो होगा क्या कि इसमें जितने भी वर्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, जो भी बिल्डिंग्स हैं सरकार की, उन सभी को एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर दे दिया जाएगा। जिससे कि क्या है कि डुप्लीकेसी रिमूव होगी। साथ में गवर्नमेंट ये देख पाएगी कि कौन सी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी या इंफ्रास्ट्रक्चर इस टाइम पर फंक्शनल नहीं है, ताकि उसको रेनोवेट करके फंक्शनल किया जा सके। ये है इसका मेन उद्देश्य। अल्टीमेटली सारे विभागों के जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उनको मॉनिटर करने में आसानी हो जाएगी। और एक बार जब ये बन जाएगा पोर्टल और डैशबोर्ड, तो इसको प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के अंतर्गत कनेक्ट कर दिया जाएगा उससे। महाराष्ट्र में गवर्नर हैं सीपी राधाकृष्णन। महाराष्ट्र में दो लोग इस टाइम पर डेप्यूटी सीएम की पोस्ट संभाल रहे हैं। एक तो हैं एकनाथ शिंदे जो कि पहले मुख्यमंत्री थे, और दूसरे हैं अजीत पवार, एनसीपी के लीडर। भारत का यह कौन सा पहला ऐसा राज्य है जो कि कोस्टलाइन वेदर सेंसस लॉन्च कर रहा है? कहने का मतलब यह है कि जो भी कोस्टलाइन है, समुद्री सीमा रेखा है, उसके आसपास बसने वाले जितने भी पक्षी हैं उनकी जनगणना करी जाएगी। तो यह है गुजरात सरकार। गुजरात सरकार ने फैसला लिया है कि गुजरात का कोस्टल बॉर्डर जितना भी है उसमें बसने वाली पक्षियों की जितनी भी प्रजातियां हैं उनकी जनगणना ये करी जाएगी। और स्पेशली ये तीन जगह हैं गुजरात की। एक तो आपका हो गया मोरबी, मोरबी डिस्ट्रिक्ट, दूसरा हो गया जामनगर और तीसरा हो गया द्वारका। इन तीन जगहों पर यह सर्वे किया जा रहा है। और टोटल अगर कोस्ट लाइन देखी जाए तो 170 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है जहां पर यह पूरा सर्वे किया जाएगा।
इस सर्वे की शुरुआत 3 जनवरी से हो चुकी है और कल के दिन 5 जनवरी को इसका समापन होगा। 3 दिन का यह सर्वे है पूरा। इसका मेन उद्देश्य यह है कि पक्षियों की कौन-कौन सी प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं, ये पता लगाने में आसानी होगी। साथ में इनका हैबिटेट कौन से मौसम में क्या रहता है, वो सारी चीजें पता लगाया जा सकेगा। ध्यान रहे, पूरे भारत भर में पहला ऐसा राज्य गुजरात है जिसके द्वारा मरीन सेंचुरी डिक्लेयर करी गई थी और आज की डेट में मरीन नेशनल पार्क भी है यहाँ। तो पूरे देश का पहला मरीन नेशनल पार्क गुजरात में ही है। ये सर्वे गुजरात के 42 आइलैंड्स में भी किया जाएगा। ये कौन सी गवर्नमेंट एजेंसी है जिसने 2024 में 100% कन्विक्शन रेट अचीव किया है? तो ये है एनआईए, जिसको बोलते हैं नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। इसका मतलब देखिए क्या है। मतलब ये है कि 2024 में एनआईए गवर्नमेंट की वो एजेंसी रही है जिसने जितने केसेस में हाथ डाला है, हर एक केस में इनको सफलता मिली है। ओवरऑल अगर देखें तो 2024 में 80 केस एनआईए ने रजिस्टर किए हैं और इसमें से 210 लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं। इसमें से बहुत सारे आतंकवाद से जुड़े हुए मामले थे, ड्रग स्मगलिंग से जुड़े हुए मामले थे। तो ओवरऑल 210 को यहाँ पर टारगेट करके उन्हें गिरफ्त में लिया गया है। अब इनके ऊपर केस भी चल रहा है। ओवरऑल 2024 में देखा जाए तो करीब 662 जगहों पर रेड भी डाली है एनआईए ने और हर जगह पर इन्हें कुछ ना कुछ मिला हुआ है। रेड के मामलों में भी 408 लोगों की गिरफ्तारी करके उन पर केस चलाया गया है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो एनआईए के द्वारा 2024 में 137 प्रॉपर्टीज को भी सीज किया गया है जिनकी कीमत करीब 20 करोड़ रुपए है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इसकी स्थापना साल 2009 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली और इसके डायरेक्टर हैं इस टाइम पे सदानंद दाते। क्या नाम है? सदानंद दाते। ये कौन सा देश है जिसने जनवरी 2025 में एक नया टूरिज्म टैक्स लगा दिया है? तो ये है रशिया। रशियन गवर्नमेंट ने फैसला लिया है कि अब से कोई भी पर्यटक दूसरे देश से आकर अगर रशिया में रुकता है तो आप किसी होटल में रुकेंगे या फिर किसी दूसरे एकोमोडेशन में रुकेंगे, जैसे मान लीजिए आप किसी डॉर्मेट्री वगैरह में रुक रहे हैं, तो आप कहीं पर भी रुकें, आपको 1% एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा। मान लीजिए आपका बिल बनता है 100 रूबल वहां पे, तो 100 रूबल पे 1 रूबल अब एक्स्ट्रा आपको पे करना होगा। यहाँ पर पहले आप 100 रूबल दे रहे थे, अब आपको 101 रूबल देना पड़ेगा। ये इस वजह से कि रशिया में पर्यटन तो पहले से बढ़ा है लेकिन उतना भी ज्यादा नहीं है। इवन पूरे दुनिया भर में मैक्सिमम अगर यूरोपियन कंट्रीज में देखा जाए तो रशिया की चीजों के ऊपर बैन भी लगा हुआ है। तो रशिया के पास इस टाइम पर सिर्फ एक ही रीजन बचता है और वो है मेनली एशिया, जहां से वो व्यापार कर पा रहा है। क्योंकि यूरोप की बात करें या अमेरिका की बात करें, वो दोनों फ्रेंड कॉन्टिनेंट्स हैं पहले से ही। और वहां पे बहुत सारे ऐसे भी कंट्रीज हैं जो कि आपस में क्लोज फ्रेंड हैं। तो जो अमेरिका फैसला लेता है वही यूरोप भी लेता है और यूरोप जो फैसला लेता है उसको अमेरिका सपोर्ट करता है। ये हमेशा से होता हुआ आया है। रशिया के पास ऐसे में सिर्फ और सिर्फ एशिया से व्यापार करना ही बनता है। तो अब रशिया, ऑब्वियस सी बात है, अपनी इकोनॉमी को भी संभालेगा, जिसके लिए इन्होंने फैसला लिया है। इतना ही नहीं, रशियन गवर्नमेंट ने यह भी क्लियर कर दिया है कि 2025 में ये 1% रहेगा टैक्स। 2026 में और बढ़ जाएगा, 2% हो जाएगा और 2027 तक ये बढ़ते हुए 3% तक भी जा सकता है। रशिया के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन और रशिया में इस टाइम पे प्रधानमंत्री हैं मिखाइल मशस्तिन। क्या नाम है? मिखाइल मशस्तिन। अभी हाल फिलहाल में ही दूसरे कार्यकाल के लिए इनको प्रधानमंत्री बनाया गया है। एक और बात ध्यान रखें, रशिया में प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो, इनका जो कार्यकाल है ये 6 साल का होता है, जैसे भारत में 5 साल का होता है। भारत का पहला ऐसा कौन सा पब्लिक सेक्टर बैंक बन गया है जिसके द्वारा सीबीडीसी एप्लीकेशन में एक्सेसिबिलिटी फीचर दिया गया है? पहले तो आप समझ लीजिए यहाँ पर सीबीडीसी का मतलब क्या है। इसको बोलते हैं सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। ठीक है, तो ये पहला ऐसा बैंक है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। और अब इन्होंने देखिए एक ऐसा अपना एप्लीकेशन लॉन्च किया हुआ है जिसमें कि आप अपना वॉलेट डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो। वॉलेट जैसे कि आप मान लीजिए कोई भी पेमेंट एग्रीगेटर यूज कर रहे हो, आप मान लीजिए गूगल पे यूज कर रहे हैं, फोन पे यूज कर रहे हैं, पेटीएम यूज कर रहे हैं, आप उसको इस वॉलेट में कन्वर्ट कर सकते हो। इतना ही नहीं, इसके अलावा जो डिजिटल रुपए है, तो डिजिटल रुपए प्लेटफॉर्म को भी यहाँ पर जोड़ा गया है जिससे कि आप आसानी से कहीं पर भी पेमेंट कर सकते हैं। किसी भी क्यूआर कोड का यूज करके आप पेमेंट कर सकते हैं। इवन रियल टाइम सेटलमेंट भी होगा।
इसका मतलब यह है कि अभी आपने पैसा भेजा तो विद इन अ सेकेंड ही दूसरे के अकाउंट में वो पैसा पहुंच जाएगा। तो ये एक्स्ट्रा फीचर इन्होंने दिए हुए हैं अपने एप्लीकेशन में। पहला ऐसा बैंक है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना सन 1919 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई और इसके चेयरपर्सन है इस टाइम पे ए मनी मेखलई। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ए मनी मेखलई। एग्जाम इंजन एप्लीकेशन से आप मेरा जीएस जीके का फाउंडेशन बैच अवेल कर सकते हैं। गवर्नमेंट एग्जाम कोई भी हो, किसी भी वनडे एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो या फिर किसी भी राज्य के पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हर एक एग्जाम के लिए मेरा फाउंडेशन बैच रेलेवेंट है। इसमें मैंने क्या क्या कवर किया हुआ है वो सब कुछ आप यहाँ से देख सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश में। कुछ भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो कि मैंने छोड़ा हो जीएस में। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स और साथ में कंप्यूटर, ये सब कुछ कंप्लीट फॉर्मेट में आपको मेरे बैच में मिल जाता है। बैच का डायरेक्ट लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। सेव 30 कोड लगाकर इस टाइम पर आप 30% का डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। जो एग्जाम इंजन एप्लीकेशन है उसका इंटरफेस आपको इस तरीके का दिखता है। इसके भी बारे में बता देता हूँ। प्रीमियम कोर्सेज वाले ऑप्शन में आपको सारे मेरे कोर्सेज दिख जाएंगे। वहां से आप जैसे ही कोर्स परचेज कर लेंगे तो आपका परचेस्ड कोर्स जो है वो आपको यहाँ पर नीचे माई जोन का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इसके अंदर दिखते हैं। आप किसी भी क्लास को एक बार डाउनलोड कर लेते हैं तो 24/7 आप उसे कभी भी विदाउट इंटरनेट भी एक्सेस कर सकते हैं। वो क्लासेस आपको डाउनलोड्स वाले ऑप्शन में दिखने लगती है। बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। ऐप के ही थ्रू आप मेरी किसी भी किताब को ऑर्डर करके अपने घर भी मंगा सकते हैं बुक स्टोर वाले ऑप्शन से। अब मेरा आज का सवाल है आपसे, आप में से कितने लोग बता सकते हैं किसी भी मिट्टी में अगर एसिडिक नेचर है तो उसमें इनमें से किस चीज़ की मात्रा ज़्यादा होती है? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। मतलब आम भाषा में बोले कि कोई मिट्टी अगर ज़्यादा एसिडिक है, अम्लीय प्रकृति की है, तो उसमें किस चीज़ की मात्रा ज़्यादा होगी? हाइड्रोजन, लोहा, फास्फोरस या फिर नाइट्रोजन? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। आज की बात यहीं तक रहेगी। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। टेक केयर। बाय बाय। आपका दिन मंगलमय हो।